हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडी के बारे में। चैप्टर का है हमारा 10.2। चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शंस। इस चैप्टर का आज हमारा 5th लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है जैसे कि हमने 4th चैप्टर में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि इसको OTCEI के नाम से जाना जाता है। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार आ जाती है कि OTCEI की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे NSE था सिर्फ वैसे ही ये एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, सभी आजकल जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सारे कंप्यूटरीकृत है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड है और सभी पेपरलेस है, रिंगलेस है। तो इनकी जो डीलिंग प्रोसेस होती है ऑलमोस्ट सेम सी होती है। तो सबसे पहले इस जो है OTCEI के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके फीचर और इसके नेचर क्या है। पर्पस ऑफ OTCEI, प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन, यानी कि जो OTCEI की जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो क्या है। और साथ ही साथ हम करेंगे डिफरेंस ऑफ NSEI, जो हमने इसे पहले वाले लेक्चर में किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड OTCEI। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है एक स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। और उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसको कहा जाता है OTCEI। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, हम केवल इसको शॉर्ट नाम से ही पुकारेंगे बार बार। OTCEI जो है एक ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि उससे अलग है। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर ये कंप्यूटराइज्ड है तो ट्रेडिशनल से तो अलग ही होगा। तो ये एक विशेष स्थान रहित है। जैसे NSE जो था वो एक रिंगलेस था, सेम उसी तरह से OTCEI भी रिंगलेस है और फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिस पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, इस पर जो प्रतिभूतियां होती है, शेयर डिबेंचर जो होते हैं, उन पे जो डीलिंग होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंस होती है, उनमें ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरा, इनकी स्पीड भी बहुत अधिक है, यानी कि आप एक दिन में उसी टाइम आप खरीद भी सकते हो और उसी टाइम किसी को बेच भी सकते हो। तो देखो, इसके जो काउंटर है पूरी कंट्री के अंदर खुले हुए हैं, यानी कि काउंटर मतलब इसके ऑफिस पूरे देश में फैले हुए हैं, जिन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन या आप कह सकते हो कि फ़ोन के माध्यम से सौदे होते हैं। और आजकल आपको जैसे कि बताया कि हर एक इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, इनसे रिलेटेड ब्रोकर्स होते हैं, उन्होंने अपना ऐप बना रखा है। तो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ऐप पे भी ये डीलिंग कर सकते हो। तो OTCEI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अकॉर्डिंग 1990 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसकी ये वाली डेट इम्पोर्टेंट है कि कब हुई थी, ये ईयर आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और जो NSE है उसकी 92 में हुई थी। ठीक है, अब देखो इसके प्रमोटर कौन है, कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने मिलकर OTCEI की स्थापना की थी। तो जो कई संस्थाएं हैं, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई स्टॉक एक्सचेंज स्थापित नहीं कर सकता, संस्थाओं के द्वारा मिलकर ही ये किया गया है। तो इसमें देखो कौन कौन सी है। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, आपके लिए एक एक नंबर के जीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। ICI, IDBI और IFCI, तो इनकी फुल फॉर्म भी कर लेना, ये इनके क्या है। और LIC और GIC, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड और कैनरा बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये 8वें नंबर का पॉइंट है। तो इसकी भी 8 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, इसलिए आप कह सकते हो कि जो आपके OTCEI के जो प्रमोटर हैं वो 8 प्रमोटर है। कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने इनके नाम पढ़े, शॉर्ट में ही पढ़े हैं।
इसके बाद देखो हम करेंगे OTCEI की विशेषताएं, यानी कि इसके फीचर या इसकी प्रकृति क्या है। तो इसको कुछ पॉइंट से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो है रिंगलेस ट्रेडिंग, विशेष स्थान रहित ट्रेडिंग। OTCEI एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के सौदा करने के लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं है। इस एक्सचेंज के पूरी कंट्री के अंदर ऑफिस खुले हुए हैं और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने वाला कोई भी व्यक्ति उस काउंटर पर जाकर ऑपरेटर के माध्यम से कोई भी डीलिंग कर सकता है। आज के टाइम में अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आपको ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने मोबाइल पे इनका जो ऐप है वो आप डाउनलोड करो, जो भी आपके ब्रोकर ने आपको अलाउ कर रखा है, तो वो ऐप आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में घर बैठे ही आप डीलिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि किस किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करती है। सेकंड जो इसका फीचर है वो नेशन वाइड लिस्टिंग। OTCEI एक्सचेंज का जाल जो है पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। इसका जाल पूरे कंट्री के अंदर फैला हुआ है और सभी जो सेंटर है या ऑफिस है वो कंप्यूटर के माध्यम से एक जो सेंट्रल टर्मिनल है उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर नेशनल लेवल पर जो है लिस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। या आप ये कह सकते हो कि इस एक्सचेंज पर सूची से ही पूरे देश के सभी काउंटरों पर सौदा किया जा सकता है। यानी कि पूरी नेशन वाइड जो कंपनी है वो कंपनियां इस एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इसमें लिस्टेड किसी भी कंपनी में आप पूरे नेशनल लेवल पे किसी भी कंपनी के शेयर किसी भी टाइम आप परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो। यानी कि इस व्यवस्था में हर स्टॉक एक्सचेंज पर अलग अलग सूचन करवाना पड़ता है। अलग अलग मतलब अगर कोई कंपनी है NSE पर ट्रेडिंग करवाना चाहती है अपने, तो उसको NSE पर लिस्टेड होना होगा और OTCEI पर अगर वो लिस्टेड है तो इसके शेयर OTCI पे, और अगर BSE पे है तो BSE पे। देखो एक कंपनी BSE पे भी लिस्टेड हो सकती है, NSE पे और OTCEI पे। तो एक कंपनी अगर इन तीनों पे लिस्टेड है तो तीनों पे ट्रेडिंग होगी। अगर वो कंपनी केवल इसी पे लिस्टेड है तो इसी पे ही ट्रेडिंग होगी, इन पे बिना लिस्टिंग के ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सूचीन अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे अलग अलग करवाना पड़ता है। विशेष कंपनियों का सूचन, एक्सक्लूसिव इट ऑफ कंपनी, एक्सक्लूसिव OTCEI एक्सचेंज पर उन कंपनियों को लिस्टिंग किया जाता है। सूचन मतलब उनकी लिस्ट, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है जिनकी इशूड कैपिटल जो है 30 लाख रुपए या इससे ज़्यादा होती है। अगर कोई कंपनी है उसकी 29 लाख कैपिटल है या 30 से कम कैपिटल है तो OTCEI पर वो लिस्टेड नहीं हो सकती। पुराने बाजारों में इससे पहले जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज थे उन पर बाजारों में वैरासी BSE पर जैसे 10 करोड़ है और कुछ अन्य थे जिन पर 3 करोड़ तक की अगर कंपनी की कैपिटल है तो ही वो लिस्टिंग हो सकती थी, अदरवाइज नहीं। इस प्रकार जो कंपनियां जिनकी जो आपकी इशूड कैपिटल 10 करोड़ या 3 करोड़ से कम होने के कारण वो देखो पुराने जो स्टॉक एक्सचेंज थे ट्रेडिशनल, उन पे तो वो लिस्टिंग हो नहीं पाती थी। तो अब वो कंपनियां जो है जिनकी कैपिटल 3 करोड़ से कम है वो कंपनियां OTCEI पर अपने आप को लिस्टेड करवा सकती है। और जिन कंपनियों का लिस्टिंग पुराने और अंश बाजारों में हो चुका है उनकी लिस्टिंग अब OTCEI पर नहीं हो सकती। लेकिन कुछ जो अंश और ऋण पत्र है या कुछ म्यूचुअल फंड है उनको स्पेशल परमिशन दी गई है कि उनका अन्य शेयर बाजारों में भी लिस्टिंग होने पर भी OTCEI में वो लिस्टिंग हो सकती है। कुछ एक अंश ऋण पत्र या म्यूचुअल फंड या अंश ऋण पत्र किसी कंपनियों के हैं तो यानी कि कुछ एक कंपनियों को परमिशन है जो ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने के साथ साथ OTCEI पर भी लिस्टिंग हो सकती है। इन्हें जो भी ये जो अपने शेयर डिवेंचर जिनको परमिशन मिली हुई है लिस्टिंग के लिए, इनको परमिटेड सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ फीचर है इसका फुल्ली कंप्यूटराइज्ड। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है OTCEI, ये स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीटली फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। इस पर किए जाने वाले सारी डीलिंग जो है कंप्यूटर के माध्यम से होती है।
इसलिए आप इसे स्क्रीन पर आधारित स्टॉक एक्सचेंज, स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हो। एनएससी को किस नाम से जाना जाता था? फोन कॉल पे उस पर डीलिंग होती थी, तो ये कहा गया था कि फोन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज, और ये है स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है EGSS। बड़े शहरों में OTCI के काउंटर आम दुकानों की तरह आप देख सकते हो सकता है अभी जो है शहर, हर एक शहर जो लोकल कस्बे हैं उनमें भी OTCI के काउंटर खुले हुए हैं। काउंटर मतलब जो ब्रोकर होता है उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी है, और ये क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, और आपको पता है कि उसी डीमैट अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति काउंटर पर जाकर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। अब देखो इसके पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ OTCI का पर्पस ये था कि जो आपके ट्रेडिशनल जो शेयर मार्केट थी, छोटी कंपनियों की जो प्रतिभूतियां थी यानी कि सिक्योरिटी थी, उनमें तरलता बनाए रखने में पूरी तरह से असफल थे। यानी कि जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी, स्टॉक एक्सचेंज या थे, उनमें छोटी कंपनियां लिस्टेड ही नहीं होती थी, क्योंकि उनकी कंडीशन ही मिनिमम 3 करोड़ कैपिटल थी। और जिस कंपनी की कैपिटल मान लो 1 करोड़ है या उससे कम है, 30 लाख है, तो वो तो लिस्टिंग ही नहीं हो पाती। अगर वो कंपनी लिस्टिंग नहीं होएगी तो उसकी जो सिक्योरिटीज है उनमें लिक्विडिटी नहीं होएगी। तो उन कंपनियों की सिक्योरिटी में लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने के लिए OTCI जो है ओपन किया गया, और OTCI ने उन कंपनियों के जो सिक्योरिटी है उनमें जो है लिक्विडिटी बनाए रखने में बहुत हेल्प की है। इन बाजारों में कुछ ही चुनिंदा प्रतिभूतियों के सौदे होते हैं, ये ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, और शेष प्रतिभूतियां मात्र सूचीबद्ध होकर रह जाती है। इसके अतिरिक्त इन अंश बाजारों से निवेशकों का विश्वास उठने लगा, और भी कई कारण हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से अभी आपको रीजन बताया कि लिस्टिंग नहीं हो पाती थी, और इन कारणों से क्या हो गया, लोगों का ये कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर थे उनका स्टॉक एक्सचेंज से विश्वास उठने लग गया था। इस कारण से और भी कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज थे उसमें कंप्यूटराइज्ड जो है वो काम नहीं होता था, मैनुअल होता था। इस कारण से ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, जो कि OTCI और या आजकल के जो मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने ये कमी दूर कर दी है। निवेशकों की शिकायतों का तुरंत समाधान न होना, जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज थे उस पर अगर किसी इन्वेस्टर की कोई कंप्लेंट होती तो उसका सॉल्यूशन होते काफ़ी टाइम लगता, पर आजकल एक ईमेल भेजो तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। सेटलमेंट में देरी, क्योंकि जो आपके ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज थे या पुराने स्टॉक एक्सचेंज थे उन पे सारा काम मैनुअल होता है, तो सीधी सी बात है कि सेटलमेंट में कई दिन लग जाते, कई बार महीने लग जाते। और आजकल क्या होता है, आजकल सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो 1 सेकंड के अंदर अगर आपने शेयर खरीदे तो आपके डीमेट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर तुरंत शो हो जाती है। अंश बाजार का आम निवेशकों की पहुंच से बाहर होना, जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज थे उन पे मैनुअल काम होता था। जिस सिटी के अंदर उसकी ब्रांच होती थी उन्हीं लोगों को ये पता होता था कि कोई स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है और वहाँ पे हम इस तरह से किसी कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं। पर जिस सिटी के अंदर या कस्बे के अंदर इस तरह के कोई ऑफिस नहीं होते थे तो वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, या फिर उन लोगों की पहुँच दूर होती, क्योंकि उनसे ऑफिस दूर होने के कारण कई बार वो उनके पास पैसा होते हुए भी वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे। तो देखो इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि OTCI की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य है। तो इनको एक पॉइंट्स के द्वारा करेंगे। सबसे पहला लिक्विडिटी, इसका पहला उद्देश्य था कि छोटी कंपनियों की प्रतिभूतियां थी उनमें लिक्विडिटी बनाए रखना। प्रायोजकों को आवश्यक रूप में मार्केट को बनाए रखना पड़ता था और वह हर समय प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने के रेट कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता रहता है और स्क्रीन पर दिखाए गए रेट पर कभी भी क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो मेन पर्पस क्या था, जो छोटी कंपनियां उनकी सिक्योरिटी के अंदर जो है लिक्विडिटी बनाए रखना। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट तो आपको समझ में गया होगा, क्योंकि सारी की सारी जो भी डीलिंग होती है वो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर के द्वारा होती है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो है ही है।
तो सभी सौदे जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर होते हैं, इससे किसी भी तरह के कोई गड़बड़ होने की कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर काम करता है और सॉफ्टवेयर को अगर ह्यूमन बीइंग है जिसने बनाया वही चेंज कर सकता है, जिसके पास आईडी पासवर्ड है कोई दूसरा बंदा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, देखो निवेशकों की शिकायतों का तुरंत समाधान हो जाता है। इसमें एक ईमेल करना है, तुरंत आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। EGSS, इस स्टॉक एक्सचेंज की रिंगलेस प्रकृति के कारण इसके काउंटर देश में, पूरे देश में हर एक सिटी कस्बे के अंदर खोले गए हैं और अब आम आदमी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर सीधे ही सौदा कर सकता है। और आपको और इजी तरीका कि आजकल जो प्रेजेंट का टाइम है, ऐप के द्वारा आप घर में बैठे इजीली ट्रेडिंग खुद ही कर सकते हैं। इसमें क्विक सेटलमेंट, इसमें जो भी डिलीवरी होती है और पेमेंट होती है वो तुरंत हो जाती है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अगर ऐप के थ्रू काम करके देखोगे तो आपने जैसे ही कोई शेयर परचेज किया है तो आपके डीमैट अकाउंट में आपका जो फंड है उसमें से फंड कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में शो होंगे। अगर आप उसको सेल करते हो तो नंबर ऑफ शेयर तुरंत कम हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर ही, और जो आपकी जो पेमेंट आपको मिलनी है वो पेमेंट भी आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। तो इस तरह से, और उस ऐप के अंदर से आप विदिन 20 आवर जो है आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रही हूँ, मैं शेयर मार्केट में काम करती हूँ, इसलिए आपको मैं ये बिल्कुल जेन्युइन बात ही बता रही हूँ। तो पहले जो था देरी लगती थी ट्रेडिशनल मार्केट में, पर आजकल जो है ये समस्या बिल्कुल दूर हो गई है। छोटी कंपनियों का सूचीकरण, लिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, छोटी कंपनियां पुराने शेयर बाजारों की जो कंडीशन थी उनको पूरा नहीं कर पाती थी, पूरा ना कर पाने के कारण वो लिस्टिंग ही नहीं हो पाती थी। इसके कारण स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी जो सिक्योरिटी है उनमें सौदे नहीं होते थे और कंपनी की पहचान ही नहीं बनती थी, क्योंकि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं होगी उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टर को पता ही नहीं होगा कि कोई कंपनी है और बहुत अच्छी है जिसकी आगे यानी कि फ्यूचर में ग्रो करेगी, क्योंकि जब तक लिस्टिंग नहीं होगी इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा, और लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी इन्वेस्टर को पता चलेगी। और जब पता चलता है कोई कंपनी है, लिस्टिंग है, उसके शेयर खरीदेंगे, उसकी डिटेल से वो स्टडी करेंगे, तो इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, उस कंपनी की पहचान बन जाएगी। तो आप सीधा सा कह सकते हो कि अगर कोई कंपनी लिस्टिंग नहीं है तो उसकी मार्केट में पहचान भी बनना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। OTCEI पर ट्रेडिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन OTCEI। तो देखो OTCEI के किसी काउंटर पर जाकर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। सभी काउंटर OTCEI के कार्यालय से जो आपका जो मेन ऑफिस होता है वहां से, वहां के सेंट्रल कंप्यूटर से ये जुड़े होते हैं। और ये ऑफिस कहाँ है OTCEI का, ये मुंबई के अंदर है। वहाँ इसकी जो है आप कह सकते हो मेन ऑफिस है, उस ऑफिस में जो कंप्यूटर है उससे ये कनेक्ट है। तो इसकी ट्रेडिंग की जो 3 स्थितियां हैं कौन कौन सी है, सबसे पहला है इनिशियल अलॉटमेंट, दूसरा है बाइंग इन सेकेंडरी मार्केट और तीसरा है सेलिंग इन सेकेंडरी मार्केट। तो इन तीनों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है इनिशियल अलॉटमेंट। जब किसी निवेशक को OTCEI के माध्यम से अंश आवंटित किए जाते हैं, ये बता रहा है जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उस व्यक्ति को कंपनी शेयर अलॉट करती है। ठीक है, जब अलॉट करती है फर्स्ट टाइम तो उसे एक रसीद, एक रिसिप्ट दी जाती है जिसे कहा जाता है काउंटर रिसिप्ट। उस रसीद को किस नाम से जाना जाता है, काउंटर रिसिप्ट के नाम से। यह रसीद जो होती है एक टाइप का शेयर सर्टिफिकेट के समान ही होती है। ये हम बात कर रहे हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तब की बात कर रही है। और इसी रिसिप्ट के माध्यम से ही जो उस रिसिप्ट में नंबर ऑफ शेयर लिखे होते हैं उनकी जो है सेलिंग की जाती है या उनको परचेज किया जाता है। पहला स्टेप। दूसरा है बाइंग इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जो ऊपर वाले स्टेप में हमने कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया, अगर आपके पास वो शेयर है, ठीक है, तो वो शेयर देखो वो कंपनी कहाँ लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो स्टॉक एक्सचेंज में आप उस कंपनी को सर्च करके उसके शेयर वहां से आप
परचेज कर सकते हो। तो देखो इसमें हम डिटेल से स्टडी करते हैं। OTCAI पर सूचीबद्ध अंशों को क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति सबसे पहला अपना पंजीकरण करवाना होता है। पंजीकरण का मतलब है कि आपको अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा, वही आपका पंजीकरण होता है। इसके बाद वे काउंटर ऑपरेटर को क्रय किए जाने वाले अंश व उनकी मात्रा बताएगा। आप अपने फोन पे भी कर सकते हो उस ऐप के द्वारा। अदरवाइज अगर नहीं करते हो तो आप जो ऑफिस है उसमें जाकर आप जिस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, कितने खरीदना चाहते हो और किस रेट पर खरीदना चाहते हो, आपको वो बताने होंगे। फिर काउंटर ऑपरेटर जो है स्क्रीन पर आपको रेट दिखाएगा। जो उसके ऑफिस में कंप्यूटर है उस पर आपको उस शेयर मार्केट में कंपनियों के चल रहे रेट दिखाएगा। अगर इन्वेस्टर रेट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो चेक मतलब वो शेयर खरीदने के लिए पैसा तो देगा ही, वो चेक ऑपरेटर को दे देता है। चेक का भुगतान प्राप्त होते ही जैसे ही ऑपरेटर को वो चेक देगा तो चेक की पेमेंट जो है उसके अकाउंट में जाएगी, तो उसको एक CR दे दी जाती है, काउंटर रिसिप्ट। CR को क्या कहा जाता है? काउंटर रिसिप्ट दी जाती है। और इस कार्रवाई में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। ये समय आज से ये लगा लो कि 4-5 साल पहले की बात है, पर आजकल जो है सब कुछ डिजिटली हो रहा है तो आजकल टाइम नहीं लगता। सेलिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, वो हमने बाइंग की बात की थी सेकेंडरी मार्केट में, अब हम कर रहे हैं सेलिंग की बात कर रही है। आपके पास मान के चलो कि शेयर है और आप सेकेंडरी मार्केट में उन शेयर को सेल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कोई भी निवेशक जिसने OTCAI के शेयर परचेज कर रखे किसी भी काउंटर पर जाकर अपने अंशों को बेच सकता है। जैसे आप खरीद सकते हो सेम वैसे ही बेच सकते हो। अब क्या करेगा? जो आपका निवेशक है या आपके पास शेयर है तो आप उस ऑफिस में चले जाओगे। ऑफिस में जाने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर जो रेट आपको दिख रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो जाते हो तो काउंटर रिसिप्ट आपके पास थी ना, काउंटर रिसिप्ट जो आपको पहले मिली थी परचेज करते वक्त, वो काउंटर रिसिप्ट तथा ट्रांसफर डीड ऑपरेटर को दे दोगे। ट्रांसफर डीड वो होती है जिसमें लिख के देना होता है कि मैं अपने शेयर बेच रहा हूं। और ऑपरेटर सेल्स कंफर्मेशन स्लिप, यानी कि आपको ये भी कंफर्म करके देना होगा कि हाँ मैं ये शेयर सेल कर रहा हूँ। कंफर्मेशन स्लिप तैयार करता है और ये ऑपरेटर तैयार करेगा। एक कॉपी तो वो विक्रेता यानी कि आप बेचने जा रहे हो, एक कॉपी तो वो आपको दे देगा और एक कॉपी क्या करेगा? वो पुष्टिकरण के लिए CR, TD और SCS की पुष्टिकरण के लिए अपने पास, यानी कि जो कह सकते हैं कंफर्मेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास भेज देता है। अगर सभी ये स्टेटमेंट सही पाए जाती हैं तो रजिस्ट्रार इन्हें काउंटर ऑपरेटर को वापस भेज देता है और लास्ट में ऑपरेटर विक्रेता को चेक इशू कर देता है। जब फाइनल हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसने शेयर जो है सेल कर दिए और इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो ओरिजिनल थी, उसमें कोई फ्रॉड नहीं था, तो वो क्या करता है बाद में शेयर सेल किए हैं तो उसको चेक दे दिया जाता है और विक्रेता को दी गई CS जो SCS वापस ले लेता है। डिफरेंस बिटवीन NSEI एंड OTCAI, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो है ईयर। NSEI की 92 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये 90 में हुआ था। पेड अप कैपिटल, यहाँ से देखो पेड अप कैपिटल मिनिमम 3 करोड़ या इससे ज़्यादा, ठीक है, और इसकी 3 लाख या इससे, देखो कितना फर्क है। 30 लाख कैपिटल है तो आप जो आपकी OTCAI पे रजिस्टर्ड लिस्टिंग करवा सकते हो। 3 करोड़ से कम आपकी कैपिटल है तो NSE पे नहीं हो सकती। 3 करोड़ से ज़्यादा वाली जो कंपनी है वही NSE पे लिस्टेड होती है। सिक्योरिटी ट्रेडेड, इसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर, आपके ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इनमें जो है डीलिंग होती है। और जो OTCAI है इस पर केवल इक्विटी शेयर और डिबेंचर में ही डीलिंग होती है। ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट NSE पर 15 डे के अंदर और इसके अंदर 7 डे के अंदर सेटलमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव, एक ये नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है और ये केवल छोटी कंपनियों की जो सिक्योरिटी थी उनमें लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ही ये बना था। तो यानी कि ये सीधा सा आप ये कह सकते हो कि छोटी कंपनियों को लिस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना हुई। तो ये हमारा आज हमने सेकंड जो है स्टॉक एक्सचेंज स्टडी किया है।
इससे पहले वाले लेक्चर में NSE के बारे में स्टडी किया, इसमें OTCEI के बारे में स्टडी किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।